हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस सीरीज़ का एक और चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? सेल को कहते हैं। किसे कहते हैं? सेल को। तो इस चैप्टर में हमें सेल के बारे में ही पढ़ना है। सेल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, क्या डिवीज़न है, जो हम आगे इस चैप्टर में समझेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में कवर करना है। तो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले देखना है सेल की डिस्कवरी कहाँ से हुई, उसके बाद सेल की थ्योरी के बारे में हमें जानना है, फिर उसके कुछ कॉमन फीचर्स, सेल ऑर्गेनल्स, और लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का सेल डिवीज़न। तो इन 5 टॉपिक को हम इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है डिस्कवरी ऑफ सेल्स। तो सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कॉर्क स्लाइस में, यानी कि एक लकड़ी के टुकड़े में किसको देखा था? सेल को ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। लेकिन उस समय क्या था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो थे वो इन्वेंट नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो वो पूरी तरीके से सेल के बारे में और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बस उन्होंने ये बताया था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक ऐसी यूनिट से मिलकर बने हैं जिसे कहा जाता है सेल। ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये कॉर्क स्लाइस में इस सेल के बारे में बताया था, तो यानी कि कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक नॉन लिविंग थिंग है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, नो डाउट, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में की थी, मतलब एक ऐसी चीज़ में की थी जिसमें जान नहीं होती। ठीक है, तो जब उन्होंने देखा था, जो भी उनके पास अपना सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था उससे उन्होंने कॉर्क के अंदर देखा कि कुछ इस तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कॉर्क के अंदर। इन्हीं कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या कहा था? सेल कहा था। क्या कहा था? सेल कहा था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि रॉबर्ट हुक तो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अपने खुद के सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से। ठीक है, उसके बाद 1674 में एक और साइंटिस्ट आए, लीन वैन हॉक। ठीक है, इन्होंने सबसे पहली डिस्कवरी की थी फ्री लिविंग सेल की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की, लेकिन एक नॉन लिविंग सेल में की, एक नॉन लिविंग थिंग में की। ठीक है, लेकिन लीन वैन हॉक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी की, वो भी कहाँ पर? पॉन्ड वाटर में, यानी कि तालाब के पानी में उन्होंने सबसे पहले एक फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी की। उन्होंने भी अपना एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप यहाँ पर यूज़ किया था, बट वो रॉबर्ट हुक के कंपैरिजन में ये जो माइक्रोस्कोप था ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप था। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो सेल का सेंटर होता है, यानी कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और वो पूरे सेल की मशीनरी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ठीक है, उसके बाद 1839 में परकिंजे आए, उन्होंने ये टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक फ्लूइड सब्सटेंस है जो हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मिक टर्म जो है वो परकिंजे ने दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1940 में जाकर, मतलब सोचो 1665 में ही रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कर दी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी है वो 1940 में जाकर हुई। उसके बाद जो है वो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सेल के अंदर और चीज़ों को डिस्कवर किया, यानी कि उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, वो जो कॉर्क उन्होंने लिया था वो माइक्रोग्राफिया से लिया था। माइक्रोग्राफिया एक तरीके का प्लांट होता है, उसके कुछ ऐसी लीव्स होती हैं। ठीक है, तो उस लकड़ी के एक टुकड़े यानी कॉर्क से उन्होंने क्या किया था? सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कुछ सेल थ्योरी के बारे में देखेंगे। तो सेल थ्योरी थी, बेसिकली सेल थ्योरी 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है, जिनके ऊपर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो डिफाइन किया गया है वो सेल थ्योरी के थ्रू ही डिफाइन किया गया है, और उसके 3 फंडामेंटल जो हैं वो आपके प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? 3 पिलर्स ऑफ सेल थ्योरी, जिन्हें कहा जाता है 3 पिलर्स ऑफ सेल थ्योरी। तो सबसे पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, और इसी के बेसिस पे यहाँ पे डिवीजन होता है ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट था सेल थ्योरी का। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर सेल को डिफाइन किया गया है कि सेल जो है वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। उसके बाद थर्ड पॉइंट है
ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी नए सेल बनते हैं वो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल्स, उन्हीं सेल से आपके न्यू सेल्स जो हैं वो बनते हैं। और ये किसने कहा था? ये कहा था आपके साइंटिस्ट विर्को ने 1855 में। किसमें? 1855 में। अब कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया है? तो सबसे पहले हैं आपके शेल्डन एंड श्वान। तो शेल्डन एंड श्वान ने ही ये दो बेसिक जो प्रिंसिपल थे वो दिए थे कि पहली बात तो जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स इस यूनिवर्स में हैं वो सभी किससे मिलकर बने हैं? वो सभी सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। और सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये शेल्डन एंड श्वान ने कहा था। उसके बाद आपके साइंटिस्ट आए विर्को, इन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा सा एक्सपेंड किया और आपका 3 बेसिक प्रिंसिपल जो है वो सेल थ्योरी का दिया 1855 में, जो कि क्या था कि जितने भी आपके न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपके ऑलरेडी जो सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में उनसे ही वो क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये कहा था विर्को ने। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं वो आपके यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्लाइमेडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं। अगर हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम खुद हैं, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे सेलों से, मिलियंस ऑफ सेल से हमारी बॉडी जो है वो मिलकर बनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि हर सेल में 3 आपको कॉमन फीचर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा सेल डिपेंड करता है कि सेल का क्या फंक्शन है, वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे सेल में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये 3 ऐसे कॉमन फीचर हैं जो हर सेल में आपको देखने को ही मिलेंगे, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला फीचर है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद आपका आता है न्यूक्लियस और उसके बाद आता है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इन्हीं कॉमन फीचर्स को और हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाली स्लाइड में ये कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दे रखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपकी बाई लेयर होती है, यानी 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। फॉस्फोरस और लिपिड, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कहते हैं, यानी ये फॉस्फोरस भी होता है इस लेयर में और लिपिड भी, दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसे फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कहते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसका ये हाइड्रोफोबिक टेल कहलाता है क्योंकि ये वाटर से दूर होता है, ठीक है, ये पानी से दूर होता है। और ये वाला जो होता है वो हाइड्रोफिलिक टेल है, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट कहलाता है क्योंकि ये पानी की तरफ होता है, ठीक है। अभी हम और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं यही डिटेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी मैंने जैसे आपको स्ट्रक्चर बताया कैसा होता है, बाई लेयर होती है ये, मतलब 2 लेयर से बनी होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड भी होते हैं और फॉस्फोरस भी होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, जो लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी है और इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो कि अलाउ करती है कि कौन सा मटेरियल जो है वो सेल के अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल जो है वो सेल के बाहर जाएगा, तो इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। अब मटेरियल जो है वो आपके गैसेस भी हो सकती हैं, आपके वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आपके 2 फिनोमिना हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो पहला है डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? वही मूवमेंट करना, किसका? गैसेस का मूवमेंट होना सेल के अक्रॉस, ठीक है, सेल में अंदर और बाहर गैसेस का मूवमेंट होना, उस प्रोसेस को कहलाया जाता है डिफ्यूजन। लेकिन जो ये जो मूवमेंट होता है ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है। जैसे गैसेस CO2, ऑक्सीजन, जब इनका एक्सचेंज होता है सेल के अंदर तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है जिसमें हम वाटर को अलाउ करते हैं सेल के अंदर और बाहर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर को अलाउ करती है कि या तो वो सेल के अंदर जाएगा या सेल के बाहर जाएगा, इस मूवमेंट को कहा जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। और ये भी हमेशा क्या होता है? हाई से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, यानी वाटर भी हमेशा हाई से लो मूव करता है और गैसेस भी हमेशा हाई से लो मूव करती हैं। तो गैसेस जब मूव करती हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन, और वाटर जब मूवमेंट होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है आपका क्या? ऑस्मोसिस। क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस, ठीक है। अब वाटर के मूवमेंट की वजह से यहाँ पर आपके 3 सॉल्यूशंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये NCERT बुक में भी दे रखे हैं आपके 3 सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली वो सॉल्यूशंस होते हैं जहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन जो है वो सेल के बाहर ज़्यादा होता है, मतलब सेल के बाहर इन्वायरमेंट में जो है वो वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर जो है वो वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो अभी हमने पढ़ा ऑस्मोसिस प्रोसेस, यानी वाटर की मूवमेंट हाई से लो की तरफ होती है, तो यानी कि अगर बाहर हायर कंसंट्रेशन है वाटर का तो मूवमेंट कैसे होगी? बाहर से अंदर की तरफ होगी, सेल की तरफ, यानी कि सेल यहाँ पर क्या करेगा? वाटर गेन करेगा, यानी कि वो कैसा हो जाएगा? उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जब आपका सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों में वाटर कंसंट्रेशन जो है जब आपका सेम होता है, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होती वाटर की और जितना साइज़ है सेल का उतना ही रहता है,
ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के बाहर जो है वो कंसंट्रेशन कम होता है और सेल के अंदर पानी ज़्यादा होता है, तो हाई से लो की तरफ मूव करेगा, यानी कि इस केस में सेल जो है वो वाटर को लूज़ करता है, यानी कि वो कैसा हो जाता है, उसका साइज़ श्रिंक हो जाता है। जब पानी बाहर जाएगा तो वो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस के 3 आपके सॉल्यूशंस हैं, ऑस्मोसिस फिनोमेना पे बेसिस हैं ये, जो कि सेल में होते हैं। जब सेल में वाटर का मूवमेंट होता है तो ये तीनों आपके प्रोसेसेस देखने को वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल की। तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बनी है, तो सेल वॉल आपकी सेलुलोज से मिलकर बनी है। लेकिन सेल वॉल आपकी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है, क्योंकि वो कॉमन फीचर है, हर सेल का कॉमन फीचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो हर सेल में पाई ही जाएगी। तो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी मिलेगी लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें प्लाज्मोलाइसिस की, तो प्लाज्मोलाइसिस ये प्रोसेस और कुछ नहीं है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का ही एक अदर नाम है, कि जब आपका सेल जो है वो वाटर लूज कर देता है और श्रिंक हो जाता है, उस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। अब हम आगे देखते हैं और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम कॉमन फीचर्स देख रहे हैं जो हर सेल में प्रेजेंट हैं। तो अगला है हमारा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस आपका हर सेल में प्रेजेंट होता है और सेल के हमेशा सेंटर में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, ये आपका डबल मेम्ब्रेनस लेयर है, यानी ये जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर लेयर कैसी है, डबल लेयर है। ठीक है, और उसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में छोटे छोटे छेद होते हैं जो अलाउ करते हैं वही गैसेज और वाटर के एक्सचेंज करने में। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके क्रोमोजोम्स। ठीक है, रॉड शेप्ड के क्रोमोजोम होते हैं जब सेल डिवाइड करता है, और उन क्रोमोजोम में ही आपका क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। और डीएनए ही आपकी इनहेरिटेंस इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाता है। इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए, मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम्स कंटेन करता है डीएनए, और वो डीएनए ही जो है वो आगे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कुछ नहीं है, एक थ्रेड लाइक डीएनए है, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं करता ना तो डीएनए कुछ इस तरीके से होता है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है डीएनए। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करने लगता है, जो आगे हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, तो जब सेल डिवाइड करता है तो जो क्रोमोजोम्स हैं वो आपके कुछ इस तरीके से शेप ले लेते हैं, रॉड शेप, क्योंकि क्रोमोजोम जो है वो हमेशा किस तरीके पेयर में लाई करते हैं, कभी भी सिंगल लाई नहीं करते, हमेशा पेयर में लाई करते हैं, और रॉड शेप ले लेते हैं जब भी सेल डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये प्लांट सेल का, कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी अपैरेटस है। तो ये सब कुछ नहीं है, और सेल ऑर्गेनल्स हैं जो आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक और टर्म दे रखा है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। अब क्या होता है, न्यूक्लियस तो आपका डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियोइड वो होता है, न्यूक्लियोइड आपका जो पूरी तरीके से न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता किसी भी सेल के अंदर, उसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। और ये प्रेजेंट होता है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हैं उनमें प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियोइड। जैसे एग्जांपल है बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें क्या होता है आपका न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड कंटेंट है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे आउटर लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्लूइड है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, और उसी फ्लूइड के अंदर देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो, ये फ्लूइड है चारों तरफ, और इस फ्लूइड के अंदर ही आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो इनक्लोज होते हैं। ठीक है, यहीं पर होते हैं आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। ठीक है, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है ये कि वायरसेस के बारे में, कि वायरसेस में मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, इसी वजह से वो किसी तरीके का लाइफ कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता जब तक कि वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर जाता। वायरसेस के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, इसी वजह से वायरसेस कभी भी एक फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे, मतलब वायरसेस जो है वो अपने फॉर्म जो है वो हमेशा बदलते रहते हैं, क्योंकि उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। और जब तक वो किसी होस्ट बॉडी में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर नहीं कर जाता, वायरसेस को हम अलाइव नहीं मानते, मतलब हम मानते हैं कि वायरसेस जो है वो डेड है। वायरस जो है वो डेड है जब तक कि वो किसी होस्ट सेल में या फिर किसी लिविंग बॉडी में एंटर नहीं कर जाता, क्योंकि उसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है। तो इस वजह से वो जब तक किसी भी सेल बॉडी के बाहर है तब तक वो अलाइव नहीं माना जाता है। इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई वायरसेस आर नॉट अलाइव, क्योंकि उनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तब तक जब तक कि वो किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंटर नहीं कर जाते। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम सेल ऑर्गेनल्स और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है जो कि डिपेंड करता है कि क्या फंक्शन है सेल के, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनमें प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम
लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, यानी सेल के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये ट्यूब्स एंड शीट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, इसी वजह से उनका सरफेस कैसा होता है, रफ होता है, और ये क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए सरफेस एकदम स्मूथ होता है, और ये क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। और क्या काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिपिड बनाने के अलावा, ये क्या करते हैं, हमारे लिवर सेल्स में से पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। मतलब हमारे लिवर में जितना भी फैट या किसी भी तरीके का कोई ऐसा फॉरेन मटेरियल है जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, उसको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अगर सपोज़ किसी वजह से सेल की मेम्ब्रेन जो है वो ख़राब हो जाती है, तो उसको दोबारा रिवाइव करने का काम भी कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल है गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी ने। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम भी गोल्गी एपैरेटस रखा गया है। और ये भी एक पूरा मेम्ब्रेन का सिस्टम है सेल के अंदर, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके का ऐसे स्ट्रक्चर होता है ये गोल्गी एपैरेटस का। और ये जो बीच बीच का ये जो गैप है, इसको ही कहा जाता है क्या, सिस्टन्स। क्या कहा जाता है, सिस्टन्स। और इनमें ही भरे होते हैं आपकी क्या, मटेरियल्स। इसीलिए गोल्गी एपैरेटस का मेन काम है स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही इस तरीके से है कि ये चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है अपने अंदर, मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। ठीक है, तो और ये जो स्पेस होता है इसे कहा जाता है सिस्टम्स। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है गोल्गी एपैरेटस का हर सेल ऑर्गेनल, हर सेल के अंदर। ठीक है, और गोल्गी एपैरेटस जो है वो लाइसोसोम भी बनाता है सेल के अंदर। अब जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो हमारा लाइसोसोम ही है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब ये बेसिकली हमारे सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल या जितनी भी फॉरेन मटेरियल हमारे सेल के अंदर एंटर करते हैं, उन सबको डाइजेस्ट कर देता है क्या, लाइसोसोम्स। ठीक है, लेकिन इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब सेल डैमेज होता है, तो सेल डैमेज होने की वजह से वो क्या हो जाता है, वो बस्ट हो जाता है। ठीक है, बस्ट हो जाता है, और उस वजह से लाइसोसोम्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों को अपने अंदर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो जिस वजह से वो लाइसोसोम्स भी वहीं की वहीं उस सेल के साथ ख़त्म हो जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है क्या, सुसाइडल बैग। अब हम आगे देखते हैं, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीनों ही आपस में एक टीम की तरह काम करते हैं। मतलब आपस में तीनों ही इंटरकनेक्टेड हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो जाती है सेल से, तो सेल अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर हम यहाँ पे दोबारा से एक शॉर्ट रिव्यू देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन एंड लिपिड बनाता है, गोल्गी जो है वो मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग करती है, और लाइसोसोम्स जो है वो वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल किसी भी सेल के अंदर, क्योंकि ये क्या है, सेल का पावर हाउस है। इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये भी आपका डबल मेम्ब्रेनस होता है, 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। बाहर वाली इसकी मेम्ब्रेन कैसी है, देखो ये इसका स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे। बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी सी क्या है, पोरस है, क्योंकि उसमें स्पेस है। और अंदर वाली देखो कितनी डीपली फोल्डेड है ना। तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये एटीपी की साइट है। एटीपी यानी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी जो फॉर्मेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए है और अपना राइबोसोम है, यानी राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड्स बनाते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया खुद का प्रोटीन और खुद के लिपिड्स अपने आप ही फॉर्म कर लेता है, और उसका खुद का भी डीएनए है। तो इसलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता। इसके 2 पार्ट हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट बेसिकली जो वो प्लास्टिड्स जो प्लांट्स को कलर देते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं और वाइट कलर के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो हम जानते हैं कि जो क्लोरोफिल कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, क्रोमोप्लास्ट का पार्ट है। बाकी ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, स्टोरेज का, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, इन सबको स्टोर करके रखता है क्या, ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स के खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो कुछ नहीं है, वैक्यूल बेसिकली एक बहुत खाली जगह है सेल के अंदर। तो ये प्लांट सेल में तो 90% वैक्यूल ही है, और एनिमल सेल में ऑलमोस्ट 10 से 20% होता है वैक्यूल। ठीक है,
तो प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो ज़्यादा स्पेस घेरता है और एनिमल सेल्स में बहुत कम ही जगह पर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल का मेन काम जो है वो मेन फंक्शन जो है वो क्या है, स्टोरेज का है। अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन्स, वेस्ट मटेरियल्स, इन सबको क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है वैक्यूल। ठीक है, और प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो ज़्यादा स्पेस में होता है और एनिमल सेल्स में कम स्पेस में होता है। ठीक है, अब हम ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के, जो कि है हमारा सेल डिवीज़न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल डिवीज़न। कि अब तक हमने सेल के बारे में देखा, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल थ्योरी क्या थी, फिर सेल के हमने कॉमन फीचर्स को कवर किया, उसके बाद हमने सेल के और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। अब हम जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं वो है हमारा सेल डिवीज़न, यानी कि सेल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्योंकि सेल का मेन काम क्या है, सेल का काम है ग्रोथ एंड लाइफ क्रिएट करना। तो वो लाइफ क्रिएट कैसे करेंगे, ग्रो कैसे करेंगे, जब वो डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपके जो सेल हैं वो डिवाइड कैसे करते हैं वो हमें देखना है। तो सेल डिवाइड करते हैं दो प्रोसेसेस से, पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस में सेल कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर जो सेल डिवाइड करते हैं ना माइटोसिस में, वो बेसिकली ग्रोथ के लिए करते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म में रिपेयरमेंट के लिए करते हैं। अगर कोई टिश्यू ख़राब हो गया है तो वो रिपेयर कैसे होगा, तब सेल डिवाइड करेगा, और जब सेल डिवाइड करेगा तब वो रिपेयर होगा, तब वो प्रोसेस माइटोसिस कहलाता है। या फिर सेल की ग्रोथ होना, ठीक है, सेल की ग्रोथ कैसे होगी, जब सेल डिवाइड करेगा, और उस प्रोसेस को कहा जाता है यहाँ पर माइटोसिस। तो इसमें बेसिकली मदर सेल जो होता है वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। यानी अगर सपोज एक मदर सेल है और वो डिवाइड हो रही है तो वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी, लेकिन वो डॉटर सेल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी। आइडेंटिकल से क्या मतलब है यहाँ पर, कि सपोज मदर सेल जो है उसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हम सबको पता है कि हम ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब माइटोसिस होगी यानी माइटोसिस डिवीजन होगा, उस समय जब सेल ग्रो कर रहा होगा, तो जब सेल डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल्स में, तो उन डॉटर सेल्स में जो आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो आपके बिल्कुल सेम होंगे, यानी 46 होंगे, और इस वाले में भी 46 होंगे। यानी दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी मदर सेल्स की तरह आइडेंटिकल होंगे। यानी 46 क्रोमोसोम होंगे एक डॉटर सेल में, तो दूसरे डॉटर सेल में भी आपके 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। तो इसको कहा जाता है माइटोसिस प्रोसेस। लेकिन मियोसिस जो है उसमें क्या डिफरेंस है माइटोसिस से, डिफरेंस ये है कि यहाँ भी डिवीजन ही होता है सेल का, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ सेल्स में डिवीजन नहीं होता, यहाँ पर आपका डिवीजन होता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि गैमेट फॉर्मेशन जो होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो आपका मेल एंड फीमेल गैमेट डिवाइड करते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट डिवाइड करते हैं, तो मेल आपके 2 सेल में डिवाइड करेगा और फीमेल गैमेट भी 2 सेल में डिवाइड करेगा। बस यहाँ पर जो माइटोसिस से डिफरेंस है वो ये है कि जैसे मेल गैमेट है तो मेल गैमेट के पास भी 46 क्रोमोसोम्स हैं और फीमेल गैमेट के पास भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन जब मेल गैमेट 2 सेल्स में डिवाइड करेगा तो यहाँ पर जो है क्रोमोसोम वो हाफ हो जाएंगे, यानी 23 और यहाँ भी सेम फीमेल में भी 23 और यहाँ भी 23। तो 23 यानी कि मियोसिस जब आपका सेल डिवाइड होता है मियोसिस के थ्रू, तो वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, किसमें 4 न्यू सेल्स बनते हैं। माइटोसिस में कितने बन रहे थे, 2 सेल बन रहे थे। मियोसिस में कितने बन रहे थे, 4 बन रहे हैं। माइटोसिस ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के दौरान होता है, और माइटोसिस में बिल्कुल जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल्स के होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स के होते हैं। लेकिन मियोसिस जो है वो पहली बात तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, यानी कि गैमेट जब आपके डिवाइड करते हैं तब आपका मियोसिस डिवीजन होता है। और उस टाइम पे जब मेल गैमेट 2 सेल में डिवाइड करते हैं और फीमेल गैमेट 2 सेल में यानी 4 सेल में डिवाइड करते हैं, तो आपके जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फ्यूजन जब होता है तो फ्यूजन में मेल में से 23 आएंगे और फीमेल में से 23 आएंगे, और इस तरीके से जो है वो आपका एक ऑफस्प्रिंग जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ऑफस्प्रिंग, अब ऑफस्प्रिंग कैसे बनेगा, यानी कि 23 ये दोनों कंबाइन होकर 46 हो गए, यानी कि एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग। आई होप ये आपको यहाँ पे चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।